घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से। गोरखपुर जिले में एक बेलघाट नाम का गांव पड़ता है और इसी बेलघाट गांव में रहने वाला सूरज कुमार जो कि इस गांव से 20 किलोमीटर दूर एक गत्ता फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करता था। महीने में 12-13 हजार रुपए कमा लिया करता था। इसके परिवार में इसकी धर्म पत्नी होती है जिसका नाम सुदेश देवी होता है, जो कि घर के कामकाज किया करती थी। अब सूरज के परिवार में इसकी एक माँ भी होती है जिसका नाम रोशनी देवी होता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन जो सूरज की पत्नी सुदेश होती है उसका चाल चलन और चरित्र कुछ ठीक नहीं होता है। सूरज जितने भी पैसे इस फैक्ट्री से कमा कर लाया करता था, उन सारे पैसों को इसकी पत्नी सुदेश देवी चुटकियों में उड़ा दिया करती थी। लेकिन यहाँ तक तो सब ठीक ठाक होता है। अब इन दोनों की शादी को लगभग 7 साल का समय बीत चुका होता है। दोनों के पास अपनी कोई भी औलाद नहीं होती है और इसी वजह से घर में हमेशा झगड़े होते रहते थे। कई बार तो पैसों को लेकर झगड़ा हुआ करता था और कई बार बच्चे को लेकर झगड़ा हुआ करता था। कई बार तो जो सूरज की माँ रोशनी देवी होती है वह अपनी बहू सुदेश देवी को कहती थी कि तुम एक तरह से बांझ औरत हो, तुम्हारे पास कोई भी अपनी औलाद होने वाली नहीं है। लेकिन सुदेश देवी भी कुछ कम नहीं होती है। वह अपनी सासू रोशनी देवी को सिर्फ एक ही बात बोलती थी कि कमी तुम्हारे बेटे के अंदर है। तुम्हारा बेटा रात के समय जैसे कमरे में आता है तो फिर तकिया लेकर वो अलग से जाकर लेट जाता है। वह मुझे समय ही नहीं दे पाता है। अगर वह समय भी देता है तो मेरी इच्छाओं को वो पूरा नहीं कर पाता है, तो फिर बच्चे कहाँ से पैदा होंगे। और वास्तव में सूरज के अंदर भी बहुत बड़ी कमी होती है। इस बात को उसकी माँ रोशनी देवी भी जानती थी। और आज के समय में जब सूरज वहां पर खड़ा होता है तो अपनी सारी बातों को सुनकर वो नजरें नीचे झुका लेता है। लेकिन 10 मिनट का वक्त गुजरने के बाद इस गली के अंदर एक सब्जी बेचने वाला आ जाता है और जब सब्जी बेचने वाले की आवाज सुदेश देवी को सुनाई देती है तो सुदेश अपनी सासू को कहने लगती है कि मैं थोड़ी सी सब्जियां खरीद कर लाती हूँ। और इसके बाद सुदेश देवी अपने पति से कुछ पैसे लेती है और पैसे लेने के बाद उस सब्जी बेचने वाले के पास चली जाती है। सब्जी बेचने वाले को बोला जाता है कि मुझे 2 किलो आलू दे दो और एक अच्छा सा बैंगन दे दो। अब जैसे ये बात सब्जी वाले को कही जाती है तो सब्जी वाला इसकी तरफ मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए वह 2 किलो आलू इसको दे देता है और सिर्फ एक बैंगन इसको दे देता है। सब्जी वाले की समझ में ये बात नहीं आती है कि इस महिला ने 2 किलो आलू खरीदे हैं और साथ में सिर्फ एक ही बैंगन क्यों खरीदा है। आखिरकार सब्जी खरीदने के बाद सुदेश देवी अपने घर पर आ जाती है और जब सुदेश देवी की सासू रोशनी देवी उसके हाथ में सब्जी देखती है तो देखकर बड़ी दंग रह जाती है। रोशनी देवी भी सोचने लग जाती है कि बहू सुदेश ने 2 किलो आलू खरीदे हैं और ये हर रोज एक बैंगन साथ में खरीदती है, आखिर ये बैंगन का क्या करती है। और इस तरह से थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद सुदेश देवी का पति सूरज अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए चला जाता है। लेकिन घर पर सुदेश और सुदेश की सास रोशनी देवी ये दोनों अकेली रह जाती हैं। लेकिन 10 मिनट का वक्त गुजरने के बाद सुदेश देवी उस बैंगन को लेकर बाथरूम में चली जाती है और बाथरूम में जाने के बाद बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेती है। ये सब कुछ सुदेश की सास रोशनी भी देख रही होती है। लगभग 20 से 25 मिनट का वक्त गुजर जाता है। सुदेश अपने उस बाथरूम से बाहर नहीं निकलती है और इतना वक्त जब बीत जाता है तो इसके बाद जो सुदेश की सास रोशनी देवी होती है वो सारी बातों को समझ जाती है। यहाँ पर रोशनी देवी सोचने लग जाती है कि उसकी बहू बैंगन को लेकर हर रोज बाथरूम में जाती है और 20-25 मिनट के बाद बाथरूम से बाहर निकलती है। और इन सारी बातों को जब रोशनी देवी समझ जाती है और जब ये महिला सुदेश उस बाथरूम से बाहर निकलती है तो फिर रोशनी देवी अपनी बहू सुदेश को कहने लगती है कि देखो सुदेश, ये बात अच्छी नहीं है। एक दिन ये बैंगन ही तुम्हारी जान ले लेंगे अगर तुमने ये काम करना नहीं छोड़ा। सुदेश वहां पर नजरें नीचे झुका लेती है, लेकिन सुदेश अपनी सास की सारी बातों को एक कान से सुनती है और दूसरे कान से बाहर निकाल लेती है। सुदेश नहीं जानती थी कि जो बैंगन वो हर रोज खरीदती है कल भविष्य में जाकर यही बैंगन उसकी जान लेने वाला होता है। लेकिन सुदेश देवी के मन पर उसकी सास रोशनी देवी की बातों का बहुत बुरा गहरा असर पड़ा था। अब सुदेश सोचने लग जाती है कि उसका पति उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है और इधर से उसकी सास रोशनी देवी उसको ताने मारने लगी है। अब सुदेश देवी किसी गैर मर्द के सहारा लेने के बारे में सोचने लग जाती है। आखिरकार दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 10 सितंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। सूरज कुमार अपने गत्ता फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ सुदेश की सास रोशनी देवी भी पड़ोसियों के घर पर चली जाती है और सुदेश देवी अपने घर में अकेली रह जाती है। लेकिन सुदेश जब अपने घर से बाहर निकलती है तो उसकी नजर सामने वाली दुकान पर पड़ती है। आज वो दुकान बंद नहीं पड़ी होती है, बल्कि उस दुकान के अंदर गांव के ही एक लड़के मनीष ने सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया था। और जैसे ही इस महिला सुदेश की नजर उस सब्जी बेचने वाले लड़के मनीष पर पड़ती है तो मनीष को देखकर ये महिला काफी दंग रह जाती है।
सुदेश देवी सोचने लगती है कि अब तो मेरे घर के सामने दुकान खुल चुकी है और इस दुकान पर बहुत ही हैंडसम लड़का बैठता है जिसका नाम मनीष है। और मनीष को अब ये महिला हासिल करने के बारे में सोचने लग जाती है। अब तो ये महिला सुदेश देवी इस मनीष की दुकान पर सब्जी लेने के बहाने जाने लगती है और सब्जी खरीद कर उसकी दुकान से अपने घर पर आ जाया करती थी। साथ के साथ यह मनीष के साथ काफी देर तक बातचीत भी किया करती थी। लेकिन मनीष भी नाड़े का ढीला होता है, लंगोट का ढीला लड़का होता है और मनीष भी इस महिला पर काफी हद तक फिदा हो चुका होता है। इस तरह से 10 दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 20 सितंबर 2025 का दिन। सुबह के 9 बजे के आसपास ये महिला सुदेश देवी मनीष की दुकान पर सब्जी खरीदने के लिए चली जाती है और मनीष को बोला जाता है कि मुझे 2 किलो आलू दे दो, साथ में अच्छा सा एक बैंगन भी दे दो। अब जैसे ही मनीष इसकी सारी बातों को सुनता है तो वह दंग रह जाता है। वह सोचने लग जाता है कि ये महिला हर रोज मुझसे 2 किलो आलू खरीदती है या कोई 2 किलो दूसरी सब्जी खरीदती है, लेकिन हर रोज एक बैंगन क्यों खरीदती है। मनीष के मन में ये इच्छा जाग जाती है कि इससे पूछ लेना चाहिए। मनीष के मन में ये इच्छा घर कर जाती है। आखिरकार मनीष थक हार कर इस महिला से पूछने लगता है कि तुम हर रोज 2 किलो सब्जी अलग से लेती हो और साथ में एक बैंगन क्यों खरीदती हो। लेकिन वहां पर ये महिला हंसते मुस्कुराते हुए मनीष को कहने लगती है कि देखो मनीष, तुम तो जानते हो कि मेरा पति दिन भर मेहनत मजदूरी करता है और जब वो रात को थक हार कर घर पर आता है तो घोड़े बेचकर सो जाता है, लेकिन वह मुझे वक्त नहीं दे पाता है। अब जब ऐसी ऐसी बातें ये महिला करने लगती है तो मनीष कहने लगता है कि भाभी, तुम्हें आज से किसी बैंगन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जब मनीष इस बात को इस महिला को कहने लगता है तो सुदेश देवी इसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि तुम ऐसा करना मनीष, आज मेरे घर पर कोई भी नहीं है। जैसे ही मैं सब्जी खरीद कर अपने घर पर जाती हूँ तो 10 मिनट के बाद तुम मेरे घर पर आ जाना, क्योंकि मेरी सास पड़ोसियों के घर गई हुई है। मनीष बेहद खुश हो जाता है। मनीष भी सोचने लगता है कि अगर ये महिला मुझे मौका दे रही है तो मैं इस मौके को क्यों छोड़ूं। और इस तरह से ये महिला सब्जी खरीदने के बाद अपने घर पर आ जाती है और फिर मनीष के आने का इंतजार करना शुरू कर देती है। आखिरकार मनीष अपनी दुकान का शटर बंद करता है। शटर बंद करने के बाद इस महिला के घर के दरवाजे पर दस्तक देने लग जाता है और फिर ये महिला सुदेश देवी घर का दरवाजा खोल देती है और फिर सुदेश देवी इस लड़के मनीष को लेकर अपने घर के कमरे के अंदर चली जाती है। और आज के समय में ये दोनों मिलकर अपनी ही रजामंदी से गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। ये दोनों तब तक इस गलत काम को करते हैं जब तक इन दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है। और जैसे दोनों का मन खुश हो जाता है, दोनों की इच्छा पूरी हो जाती है, तो फिर सुदेश देवी इसको कहने लगती है कि मुझे 2000 रुपए भी चाहिए। और इसके बाद ये लड़का इस महिला को 2000 रुपए दे देता है और पैसों को लेकर सुदेश देवी बेहद खुश हो जाती है और मनीष ये सब काम निपटाने के बाद इसके घर से निकल जाता है। इस तरह से जब भी सुदेश को मौका मिलता था मनीष के पास फोन कॉल करती थी, मनीष को अपने घर पर बुलाती थी और ये दोनों ही अपनी मर्जी से अपना वक्त गुजार लिया करते थे। अब तो सुदेश देवी हमेशा खुश रहने लग जाती है, क्योंकि सुदेश इस लड़के मनीष से कुछ पैसे भी लिया करती थी और फ्री में सब्जी भी खरीद लिया करती थी। लेकिन सुदेश नहीं जानती थी कि आगे चलकर भविष्य में यही सब्जियां, यही बैंगन उसकी जान लेने वाला होता है। इस तरह से दिन गुजरते चले जाते हैं। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 30 सितंबर 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। लड़का मनीष अपनी दुकान पर सब्जी बेच रहा होता है। उसी समय मनीष का एक दोस्त प्रवीण कुमार उसके पास आ जाता है। प्रवीण अपने दोस्त मनीष को कहने लगता है कि मनीष, तुम दिन रात अपनी दुकान पर काम करते हो, अच्छे खासे पैसे भी कमाते हो, कभी बैठकर मौज मस्ती भी कर लिया करो। अब जैसी मौज मस्ती की बात आती है तो ये लड़का मनीष कहने लगता है कि चलो आज बैठकर कहीं अच्छी सी पार्टी कर लेते हैं। और इसके बाद मनीष अपनी दुकान का शटर बंद करता है और अपने दोस्त प्रवीण को लेकर पास ही के ठेके पर चला जाता है। ठेके से शराब खरीदते हैं और शराब खरीदने के बाद ये दोनों ही नदी के किनारे पर बैठ जाते हैं। वहां पर दोनों बैठकर शराब पीने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो फिर मनीष नशे की हालत में अपने दोस्त प्रवीण को कहने लगता है कि देखो प्रवीण, आज मेरे पास बहुत अच्छा समय है क्योंकि आज मैं बेहद खुश हूँ। अब प्रवीण अपने दोस्त मनीष को कहने लगता है कि ऐसी कौन सी खुशी की बात है जो तुम कह रहे हो। तब ये लड़का कहने लगता है कि हमारी दुकान के ठीक सामने एक सूरज का घर है और सूरज की पत्नी जिसका नाम सुदेश है, मैं उससे मिलता जुलता रहता हूँ। अब जैसी ये बातें इस प्रवीण नाम के लड़के को कही जाती हैं तो प्रवीण अपने दोस्त मनीष को कहने लगता है कि तुम तो हर रोज उसके घर पर जाते हो। मनीष कहने लगता है कि हाँ, मैं हर रोज उसके घर पर जाता हूँ। प्रवीण अपने दोस्त मनीष को कहने लगता है कि मुझे भी उसके पास जाना है, लेकिन प्रवीण कहता है कि वो पैसे लेती है और पैसे लेकर ही तुम्हारा काम चलेगा। प्रवीण कहने लगता है कि पैसों की तुम फिक्र मत करो, पैसे मैं उसे दे सकता हूँ।
अब परवीन अपने दोस्त को ये बात भी कहता है कि तुम इसी समय उसके पास कॉल करो और अभी उसके घर पर चलते हैं। इसके बाद लड़का मनीष उसी समय उस महिला सुदेश देवी के पास फोन कॉल करता है और कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम परवीन है, तुमसे मिलना चाहता है, तुम्हें 5,000 रुपए देने के लिए तैयार है। अब ये महिला सुदेश देवी पैसों की लालच में आ जाती है, पैसों की वशीभूत हो जाती है, तो कहने लगती है कि तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, मेरे घर में ना तो मेरी सास है ना ही मेरा पति है। अब जैसे दोनों दोस्त इस बात को सुनते हैं तो बेहद खुश हो जाते हैं। उसी समय परवीन अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और साथ में अपने दोस्त मनीष को उस मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुदेश देवी के घर के सामने आ जाते हैं। घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। सुदेश अपने घर का दरवाजा खोल देती है। सुदेश इन दोनों लड़कों को देखकर बेहद खुश हो जाती है क्योंकि इसको पैसे मिलने वाले होते हैं। सुदेश देवी कहने लगती है कि पहले तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे और फिर तुम मेरे घर के अंदर जा सकते हो। वहां पर ये लड़का परवीन देखते ही देखते अपनी जेब से 5,000 रुपए निकाल कर इस महिला को पकड़ा देता है। महिला पैसों को लेकर बेहद खुश हो जाती है। सुदेश देवी इन दोनों लड़कों को अपने घर के अंदर लेती है और घर का मुख्य दरवाजा बंद करने के बाद इन दोनों लड़कों को लेकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है और फिर इसके बाद इन दोनों लड़कों के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाती है। ये दोनों लड़के और ये महिला तब तक इस गलत काम को करते हैं जब तक इनका मन खुश नहीं हो जाता है और जब इन तीनों के मन को शांति मिल जाती है तो फिर ये महिला सुदेश देवी इसको कहने लगती है कि तुम हर तीसरे चौथे दिन मेरे घर पर आ सकते हो, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे। परवीन और उसका दोस्त कहने लगते हैं कि पैसों की तुम फिक्र मत करो। दोनों दोस्त सुदेश को कहते हैं कि पैसे तुम्हें मिलते रहेंगे और इसके बाद ये दोनों लड़के इसको कुछ पैसे देते हैं और यहाँ से निकल कर चले जाते हैं। अब तो ये दोनों लड़के जब भी इन दोनों को मौका मिलता था, समय मिलता था, इस महिला के साथ वक्त गुजारने आते थे और इसको कुछ पैसे देते थे और बड़ी आसानी से इसके घर से चले जाया करते थे। इस तरह से दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 10 अक्टूबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। सुदेश देवी अपने घर में कामकाज कर रही होती है और सुदेश का पति फैक्ट्री में काम करने के लिए चला जाता है। उसी समय सुदेश की सास रोशनी देवी सुदेश को कहती है कि मैं अपनी एक पड़ोसन से मिलने जा रही हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं घर पर आ जाऊंगी। ये दो बातें कहने के बाद रोशनी देवी अपनी पड़ोसन के घर पर चली जाती है। लेकिन उसी समय सुदेश देवी अब परवीन के पास फोन कॉल करती है और परवीन को कहती है कि मुझे 4,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। परवीन कहने लगता है कि 4,000 रुपए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे घर पर भी आऊंगा। सुदेश कहती है कि तुम मेरे घर पर आ सकते हो और इसके बाद परवीन अपने दोस्त मनीष की दुकान पर जाता है। मनीष को कहता है कि चलो आज फिर उस महिला के घर पर चलते हैं और इस तरह से मनीष भी अपनी दुकान का शटर बंद करता है और फिर दोनों दोस्त इस महिला के घर के दरवाजे पर आकर दस्तक देते हैं। सुदेश देवी घर का दरवाजा खोल देती है क्योंकि सुदेश को पैसों की जरूरत होती है और इसके बाद सुदेश देखती है कि दोनों लड़के उसके ठीक सामने खड़े होते हैं। सुदेश इन दोनों लड़कों को लेकर घर के अंदर चली जाती है, लेकिन आज ये तीनों नहीं जानते थे कि इन तीनों के साथ क्या होने वाला है। घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लिया जाता है और फिर यह महिला सुदेश इन दोनों लड़कों के साथ फिर से वही गलत काम करना शुरू कर देती है। 10 मिनट का वक्त गुजरने के बाद अब सुदेश की जो सास रोशनी देवी होती है वो अचानक से घर पर आ जाती है। रोशनी देवी देखती है कि उसके घर का दरवाजा तो अंदर से बंद होता है और इसके बाद रोशनी देवी अपनी बहू सुदेश को आवाज लगाना शुरू कर देती है। कई मिनटों तक आवाज लगाती रहती है लेकिन घर का दरवाजा नहीं खोला जाता है। आखिरकार थक हार कर रोशनी देवी घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर देती है और इसके बाद जब ये तीनों उस गलत काम को कर रहे होते हैं तो काफी डर जाते हैं। तीनों सहम जाते हैं, लेकिन वहां पर सुदेश देवी हिम्मत दिखाते हुए इन दोनों लड़कों को कहती है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इसके बाद सुदेश देवी अपने घर का मुख्य दरवाजा खोल देती है। रोशनी देवी जब घर के अंदर जाकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। रोशनी देवी इन दोनों लड़कों को गालियां देना शुरू कर देती है, साथ में अपनी बहू को भी गालियां देना शुरू कर देती है। लेकिन मौका पाते ही परवीन कुमार और उसका दोस्त मनीष ये दोनों बड़ी आसानी से इस घर से निकल जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद जो सुदेश होती है वह मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देती है। वह अपनी सास रोशनी देवी के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि मेरे पति सूरज को ये बातें मत बताना, नहीं तो फिर घर का सर्वनाश हो सकता है। यहाँ पर जो रोशनी देवी होती है उसको अपनी बहू पर तरस आ जाता है। रोशनी कहने लगती है कि आज के बाद तुम्हें ये काम नहीं करना है, अगर तुमने ये काम दोबारा करने की कोशिश की तो मैं सारी बातें तुम्हारे पति सूरज को बता दूंगी। रोशनी चाहती थी कि यह डर जाए, लेकिन यह महिला डरने वाली नहीं होती है। रोशनी इस बात को भी सोचने लग जाती है कि घर की इज्जत है, बाहर नहीं जानी चाहिए। इस तरह से रोशनी देवी मान जाती है, लेकिन इसको आखिरी बार चेतावनी देते हुए कहती है कि आज के बाद तुम्हें ये गलत काम नहीं करना है। लेकिन ये सुदेश एक ऐसी महिला होती है जो अपनी सास की और अपने पति की सारी बातों को एक कान से सुनती थी, दूसरे कान से बाहर निकाल दिया करती थी। और इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं, लेकिन सुदेश देवी अपनी आदत से मजबूर होती है। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 25 अक्टूबर 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है।
इसकी सास रोशनी देवी पड़ोसियों के घर पर चली जाती है और घर में सुदेश देवी बिल्कुल अकेली रह जाती है। उसी समय गली के बीच में एक कपड़ा बेचने वाला आ जाता है और उस कपड़ा बेचने वाले का नाम सुंदर सिंह होता है। सुंदर सिंह हमेशा इस महिला सुदेश को कुछ कपड़े उधार में दे दिया करता था और आज सुंदर सिंह अपने 8,000 रुपए लेने के लिए इसके घर के दरवाजे पर आकर दस्तक देता है। अब जैसे घर के दरवाजे पर सुंदर सिंह दस्तक देता है तो ये महिला सुदेश देवी घर का दरवाजा खोल देती है। सुंदर सिंह इस महिला सुदेश को कहने लगता है कि तुम्हें मुझे 8,000 रुपए आज ही देने पड़ेंगे क्योंकि पिछली उधार सारी बाकी पड़ी है। लेकिन यहाँ पर सुदेश कहने लगती है कि मुझे थोड़े से कपड़े और लेने हैं और फिर अगले महीने में मैं तुम्हारे सारे कर्ज को उतार दूंगी। लेकिन सुंदर सिंह जिद पर अड़ जाता है, कहता है कि पहले मेरे 8,000 रुपए दो और फिर आगे तुम्हें कपड़ा दे दूंगा। लेकिन सुदेश एक ऐसी महिला होती है जो इसको अपनी बातों में फंसाने वाली होती है। सुदेश कहने लग जाती है कि देखो मेरे घर में मेरा पति भी नहीं है, मेरी सास भी नहीं है। अगर तुम अपने सारे कर्ज को वसूल करना चाहते हो तो तुम्हारे पास बहुत बड़ा मौका है। अब ये कपड़े बेचने वाला सोचने लगता है कि जब ये महिला मुझे मौका दे रही है तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठा लिया जाए और वैसे भी मेरे पैसे आने वाले नहीं है। और इस तरह से सुंदर सिंह हाँ भर देता है और ये फिर महिला जो सुदेश होती है अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेती है और फिर इस लड़के को लेकर अपने घर के कमरे के अंदर चली जाती है और फिर सुंदर सिंह के साथ यह गलत काम करना शुरू कर देती है। सुंदर सिंह और सुदेश देवी दोनों मिलकर अपनी ही रजामंदी से इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है। आखिरकार जैसे ही दोनों को खुशी मिल जाती है तो इसके बाद सुदेश इस सुंदर सिंह को कहने लगती है कि मुझे और भी कपड़े चाहिए। सुंदर सिंह हंसते मुस्कुराते हुए इसको कुछ कपड़े और दे देता है और सुदेश देवी उन कपड़ों को लेकर बेहद खुश हो जाती है। सुदेश अब सोचने लग जाती है कि वो दो लड़के तो मेरी जिंदगी से जा चुके हैं, लेकिन इस कपड़े बेचने वाले को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ क्योंकि ये मुझे पैसे भी दिया करेगा, साथ में कपड़ा भी फ्री में दे दिया करेगा। लेकिन यहाँ पर सुदेश नहीं जानती थी कि आगे चलकर भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। और इस तरह से कई दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 4 नवंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास सुदेश देवी अपनी सास रोशनी देवी को कहने लगती है कि सासू माँ आज तुम्हें सब्जी खरीद कर लानी है, मैं किसी भी दुकान पर सब्जी खरीदने नहीं जाऊंगी। रोशनी बेहद खुश हो जाती है। रोशनी सोचने लगती है कि उसकी बहू सुधर चुकी है, लेकिन रोशनी नहीं जानती थी कि उसकी बहू सुधरी है या नहीं सुधरी है। रोशनी घर से पैसे लेती है और पैसे लेने के बाद सब्जी बेचने वाले की दुकान पर चली जाती है। 2-3 किलो आलू खरीदती है, कुछ अच्छे खासे बैंगन भी खरीद लेती है और ये सब सब्जी खरीदने के बाद वह अपने घर पर आ जाती है। अपनी बहू को कहती है कि आज बेटा तुम्हें आलू बैंगन की सब्जी बनानी है। लेकिन यहाँ पर सुदेश नहीं जानती थी कि आज जो बैंगन घर में आए हैं उसी से उसकी जान जाने वाली है। आखिरकार थोड़ा वक्त गुजरने के बाद अब इसकी सास रोशनी देवी भी आदत से मजबूर होती है। रोशनी कहने लगती है कि मैं पड़ोस के घर पर जा रही हूँ, 2-4 घंटों के बाद वापस लौटूंगी। लेकिन यहाँ पर सुदेश देवी बेहद खुश हो जाती है और जैसे इसकी सास रोशनी देवी पड़ोस के घर पर चली जाती है तो उसी समय कपड़ा बेचने वाले सुंदर के पास फोन कॉल करती है। सुंदर को अपने घर पर बुला लेती है और सुंदर जैसे इसके घर पर आता है, घर के दरवाजे पर दस्तक देता है तो फिर सुदेश अपने घर का दरवाजा खोल देती है और इस कपड़े बेचने वाले सुंदर को लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर जाने के बाद ये दोनों ही अपनी रजामंदी से गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। लेकिन 10 से 15 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद जो इसकी सास रोशनी देवी होती है वो अचानक से घर पर आ जाती है। घर का दरवाजा मुख्य बंद होता है और फिर दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। लेकिन आज भी जो ये महिला सुदेश होती है काफी डर जाती है। सुदेश सोचने लगती है कि आज तो उसके साथ बुरा होने वाला है। जैसे तैसे करके सुदेश अपने घर का दरवाजा खोल देती है और जब इसकी सास रोशनी देवी घर के अंदर आकर देखती है तो नजारा ही कुछ और होता है। रोशनी देखती है कि कपड़े बेचने वाला सुंदर सिंह आपत्तिजनक स्थिति में बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसको देखकर रोशनी देवी इस सुंदर सिंह को भी गालियां देना शुरू कर देती है, अपनी बहू सुदेश को भी गालियां देना शुरू कर देती है। जो सुंदर सिंह होता है मौका देखकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन आज रोशनी देवी अपनी बहू सुदेश को कुछ भी नहीं कहती है, वह चुपचाप बैठी रहती है और सुदेश देवी सोचने लग जाती है कि उसकी सास शायद आज भी उसके पति को कुछ भी नहीं बताने वाली है। लेकिन जैसे ही शाम के 7 बजे के आसपास का वक्त होता है तो सूरज भी थक हार कर अपने कामकाज से अपने घर पर वापस आ जाता है और इसके बाद रोशनी देवी अपने बेटे सूरज को लेकर एकांत कमरे में जाती है। सूरज को कहने लग जाती है कि बेटा तुम्हारी बहू गलत रास्ते पर चल पड़ी है। पिछले दिनों मैंने 2 लड़कों के साथ घर के अंदर पकड़ा था और आज कपड़ा बेचने वाला सुंदर सिंह भी घर पर आया था, उसके साथ भी मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ लिया है। लेकिन ये सब्जियां भी हर रोज खरीदती है, बैंगन भी हर रोज खरीदती है और आज भी मैंने इसके लिए बैंगन खरीद कर ला रखे हैं। लेकिन तुम्हारी पत्नी बात को समझती नहीं है और इस बात पर आज सूरज सिंह को बेहद गुस्सा आने लग जाता है। सूरज सोचने लगता है कि उसकी पत्नी गलत रास्ते पर चल पड़ी है क्योंकि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। अब सूरज अपनी पत्नी को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लग जाता है। अब जैसी रात के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो सूरज अपनी पत्नी
सुदेश को कहने लगता है कि घर के कमरे के अंदर चलो, और इसके बाद सुदेश को लेकर वह कमरे के अंदर चला जाता है और फिर वहां से उन बैंगनों को भी उठा लेता है। बैंगन भी बड़े बड़े होते हैं। सूरज कुमार इन्हीं बैंगनों के साथ कुछ करने वाला होता है। वह अपनी पत्नी सुदेश को लेकर कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया जाता है और फिर इसके बाद सूरज कुमार अपनी पत्नी के हाथ पैरों को रस्सी के साथ बांधना शुरू कर देता है। हाथ पैर रस्सियों के साथ बांधने के बाद उसके मुंह पर भी कपड़ा बांध देता है और फिर इसके बाद जो सूरज कुमार होता है इन बैंगनों को उठाकर अपनी पत्नी के संवेदनशील हिस्से के अंदर डालना शुरू कर देता है। 3-4 बैंगनों को वो ऐसे ही डाल चुका होता है और तकरीबन 2 घंटे का वक्त गुजर जाता है, लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खोला जाता है। दूसरी तरफ रोशनी देवी इस बात को सोचने लग जाती है कि उसके बेटे ने शायद कुछ गलत काम कर लिया है या फिर उसने अपनी पत्नी के साथ ही कुछ गलत काम कर दिया है। रात के करीब 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। रोशनी देवी घबरा जाती है। रोशनी देवी अपने पड़ोसी जनों को चिल्ला चिल्ला कर इकट्ठा कर लेती है। रोशनी कहने लगती है कि मेरे बेटे ने अपनी पत्नी को कमरे के अंदर बंद कर दिया है और खुद भी अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया है। शायद वो कुछ गलत काम कर चुके हैं। और इस तरह से पड़ोसी जन इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इनके घर में क्या हो रहा है। पड़ोसी जन जैसे ही उस दरवाजे को तोड़कर अंदर जाते हैं तो पड़ोसियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पड़ोसी जन देखते हैं कि सुदेश वहां पर मृत हालत में पड़ी हुई थी। उसके शरीर से काफी खून भी बह रहा होता है और वहां पर उसका पति सूरज अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ होता है। अब इन्हीं पड़ोसी जनों में से एक पड़ोसी जिसका नाम अर्जुन होता है नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है। मौके पर पुलिस को बुला लेता है। पुलिस जैसे घर के अंदर आती है तो देखती है कि वहां पर सुदेश देवी मृत हालत में पड़ी हुई थी। उसका पति सूरज उसके पास बैठा होता है और इसके बाद पुलिस सुदेश के शव को कब्जे में ले लेती है और वहां पर इस लड़के सूरज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है और जब सूरज से पूछताछ शुरू कर दी जाती है तो सूरज अपनी पत्नी की पूरी कहानी को पुलिस के सामने बयां करता है। पुलिस भी इसकी पूरी कहानी को सोचकर सुनकर दंग रह जाती है और इसके बाद पुलिस इस लड़के के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सूरज ने जो अपनी पत्नी सुदेश देवी के साथ किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।